जी अस्सलामु अलैकुम। आई थिंक सो कि मेरी आवाज आप तक आ रही होगी और मेरा ख्याल आप लोग, आपके पेरेंट्स, आपके जो बुजुर्ग हैं, आजकल के जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनको सेहत दे। बुजुर्गों का बेटा आप लोगों ने ख्याल करना है। वो थोड़े से बच्चों की तरह जिद्दी होते हैं और लाइक जैसे आप कहेंगे तो अगर कोई नाना या दादा जिनसे आपके बुजुर्ग हों आपके घरों में, आप उन्हें कहें भी अगर, तो वो कहेंगे लो हमें किसने कहना है, कोरोना ने क्या कहना है, अल्लाह ताला ठीक है दैट्स ऑल, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी तो कहना है एहतियात करें। ठीक है ना, वो तो ये तो बात बीइंग अ मुस्लिम हमारा बिलीफ है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो फर्ज करे वो नहीं जिद करते तो ऐसे ही जरा उनको हाथ स्टैंडाइज कर दें, उनको आप रख दें, उनको थोड़ा सा उनके दादाजी चले ये मास्क ले जाएं, उन्हें खुद जान मास्क पकड़ा दें कि लें जी। आई आई नो कि क्योंकि मेरे घर में भी, जब अब तो खैर नहीं, लेकिन जब छोटे थे बुजुर्ग मेरे घर में, तो मुझे पता है कि वो बिल्कुल कहते हैं ना, बच्चा और बड़ा बुजुर्ग जो है ना वो एक जैसी जिद पर आ जाते हैं। तो उनके साथ वो बिल्कुल जैसे हम बच्चों के साथ उनकी जिद मान के ट्रीट करते हैं, तो हमें बुजुर्गों के साथ भी ऐसी ही करनी चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि आज आपके घरों में माशाल्लाह आप आपकी यंग यंग लोगों, आपके फादर मदर अल्लाह ताला हयात होंगे, श्योरली हयात होंगे, जो कि आप यंग हो। मेरे तो बहाल दोनों नहीं है। लास्ट एक्चुअली मार्च में, जनवरी में, लास्ट जनवरी में मेरी मदर मेरे साथ नहीं रही। फादर तो मेरे 35 34 40 ईयर्स पहले ही डेथ हो गई थी उनकी। तो वो मुझे मदर का बहुत ज्यादा जो है ना वो फील होता है। और मैं उन लोगों को देखता हूँ जो मुझे ये बताते हैं कि हमारी मदर बूढ़ी और हयात है, तो मैं उनके रश कर रहा होता हूँ और मैं उनको कह रहा होता हूँ कि यार ये तुम्हारे लिए ना एक बड़ा एसेट है, जल्दी से इसकी खिदमत कर लो, पता नहीं कब अल्लाह ताला ने ये एसेट तुमसे ले लेना है। तो बेटा आप भी अपने पेरेंट्स की ना, अपने मदर की स्पेशली बहुत ज्यादा उसको उसको करें। कभी कभी मदर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीट तो करके देखे ना, ऐसे जरा उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीट करें उनको। मैं ऐसे ही कभी कभी मेरा दिल करता होता है कि मैं बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं, उनको कुछ थोड़ी सी अच्छी बातें करूं, लाइक इस तरह से जैसे मैंने बोला ना, मेरी मेरी मदर मेरे साथ रहती थी। और आपको मैं बता दूं, आई एम 53। मैं एक बूढ़ा शख्स हूँ, 53 ओल्ड हूँ। तो मैंने घर में अब जब जाना अपने मदर के पास, तो मैंने वो एक थोड़ा सा ऑयल, आलमंड ऑयल या कोई भी ऑयल रखा हुआ होता था, तो मैंने ना उनको लेके ना मैंने उनके पैरों की मालिश स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने कह देना कि लो तुम बड़े हो तो अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बच्चे हैं उनको कह दो। मैं कहा नहीं, मैं कहा मैं खुद ही करूंगा। मैं कहा जन्नत उन बच्चों को क्यों दूं, वो अपनी अपनी माँ की करें, मेरी जन्नत तो आपके पास है ना, तो मैंने तो आपसे लेनी है, ऐसे करके ना। लेकिन उनको आई नो कि उनको इतना नहीं था, मतलब हार्डली 5 मिनट गुजरते होंगे, अच्छा तुम जाओ तुम थक गए होगे, बस आज नहीं कराना, ऐसे करके ना। और फिर उनका जब गला खराब होता था तो फिर मैं जबरदस्ती उनको कहता नहीं नहीं मैंने आपको स्टीम देनी है, मैंने आपके पाँव की मालिश करनी है ये। तो मुझे फिर जैसे बच्चे नहीं खेलते मेरे साथ, तो मुझे कहते नहीं नहीं एक एक छुट्टी दे दो मुझे। कभी मुझे कहती थी बस एक छुट्टी करनी मैंने, या तुम आज ये कर लो या तुम ये कर लो, ठीक है ना। तो आप भी जरा थोड़ा सा अपनी मदर को ना इस तरह की थोड़ी सी देंगे ना, तो देखें वो आपके लिए कितनी दुआएं देती है, जिसे कहते हैं ना दिल से निकलती है, वो दिल से निकलेंगी। चले जी, मैं थोड़ा सा ऐसे ही मैं क्या बच्चों के साथ थोड़ा सा गपशप कर ले। चलें, लास्ट टाइम हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का एक पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, जिसे एवरेज कहते हैं। पर्पस क्या था? पर्पस ये था जैसे कोई हमारे पास बहुत कपड़े बैग भरा हुआ है, तो क्या करते हैं, ठोस ठास के एक बैग बनाते हैं, ठीक है ना। इधर उधर के पकड़ के एक बैग में रख लेते हैं। बस यही मैं कर रहा हूँ, डेटे को घुसेड़ के ना हम एक सिंगल वैल्यू में रख लिया, लेकिन ये ना हो कि वो सिंगल वैल्यू हमें कुछ भी ना बताए। तो क्या ऑब्जेक्टिव था, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड किया कि अच्छा अगर ये इस तरह का डेटा है तो आप मीन जरा इससे कर लें। और ये मैंने आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी ये चीजें हैं, हमारे जो उधर बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, डिग्री करने आते हैं, उनको भी यही चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन हम उनको तो पूरा पूरा सेमेस्टर ये पढ़ाते रहते हैं उनके उनके वाई के आंसर करने को। यानी कि वो हमसे वाई रूट पूछते हैं
या हमें बताना होता है एक्चुअली उनको कि ये वाई दिस फार्मूला इन दिस वे, ये कैसे, ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, इधर 3 क्यों है, इधर 2 क्यों नहीं आता। तो फिर हम किसी जगह से स्टार्ट करते हैं और कर करा के हम फाइनली उस स्टेज पर पहुंचते हैं। ठीक है ना, आप इसके अप्लाइड यूजर हो इसलिए नहीं। और एक बात की कि अगर हमने एक बड़ी एफर्ट की और तमाम वैल्यूज को हम एक जस्ट अ सिंगल वैल्यूज में ले गए हैं, कोई कीमत पे की, यस, रिलायबिलिटी पे की। क्योंकि मीन कहता है मेरे इर्द गिर्द वैल्यू है, पता नहीं कितना इर्द गिर्द है, हो सकता है वाकई बड़ी करीब हो और हो सकता है बड़ी दूर हो। कल मैंने एग्जांपल की थी 49 और 51 का एवरेज 50, ये 50 कहेगा कि मेरे करीब करीब है, बाकी वैल्यू तो ठीक कह रहा है। लेकिन 2 और 98 का मीन 50, ये जब मीन कहेगा कि बाकी वैल्यू मेरे करीब करीब है, तो ये गलत कह रहा है। लेकिन वो भी 50 वो भी 50, पता तो नहीं चलेगा कि कौन सही कह रहा है या कौन नहीं। तो ये रिलायबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए, हमें वैल्यूज की स्प्रेड, उसकी वेरिएशन भी मेजर करनी है, ये बताने के लिए कि कितना का वैल्यू करीब और कितनी फार अवे फ्रॉम द मीन ऑफ द डेटा सेट है। मेजर ऑफ वेरिएशन, इसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी बोलते हैं और उसे मेजर ऑफ स्प्रेड भी कहते हैं। नाम भी नजर आ रहा है कि अब हम मेजर करने जा रहे हैं, मेजर करना जैसे वजन मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं, इसी तरह से अब हम मेजर करने जा रहे हैं वैल्यूज की डिस्पर्शन, स्प्रेड, वैल्यूज की वेरिएशन मेजर करने जा रहे हैं। Although arithmetic mean is a concise method of presentation of a statistical data, concise method, बड़ा concise compact करके हमने explain कर दिया, yet it is inadequate for several reasons. Why? It gives no indication of its, ये वो वर्ड है reliability, बिल्कुल इसकी reliability को जो है वो नहीं बता रहा। It is possible that the average of two data sets are same. मैंने कहा था एवरेज समरी होती है, मैं आपको कह देता हूँ इस बैट्समैन की एवरेज 50, दूसरे की भी 50, आपने कहा ना अच्छा बिल्कुल एक जैसे, कोई फर्क ही नहीं है। अभी दिखाता हूँ बहुत फर्क होगा। बट इवन देन द टू डेटा सेट में बी क्वाइट डिफरेंट। अब डिफरेंट मीन की वजह से नहीं है, देखिए ना, अगर दो स्टूडेंट हैं, आप कहें यार ये बड़े दो स्टूडेंट फर्क है, किस तरह से फर्क है, उनकी हाइट तो एक जैसी है। नहीं सर, मैं उनकी पढ़ने की हैबिट से बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप कुछ तो बताओगे ना कि किस रीजन की वजह से आप उनको, या किस करेक्टर की वजह से आप डिफरेंट कह रहे हैं। कहता अगर दो डेटा सेट का मीन सेम हो जाए तो आपने तो यही कह देना कि दोनों सेट एक जैसे हैं, लेकिन वो दोनों डेटा सेट क्वाइट डिफरेंट हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन अमंग द वैल्यूज। इसके लिहाज से ऐसे एक डेटा सेट लिख रहा हूं, एक चले एक बैट्समैन ही कह देते हैं, एक बैट्समैन ने 49 रन किए, अगले मैच में उसने 50 किए, अगले मैच में उसने 51 रन किए, तो 3 मैचेस का उसका परफॉर्मेंस स्कोर आ गया 49, 50 एंड 51। जो दूसरा बैट्समैन है, पहले मैच में तो वो 0 पर आउट हो गया, नेक्स्ट मैच में उसने 50 कर लिया और लास्ट मैच में उसने 100 स्कोर कर लिया। अब चूंकि एवरेज की बात करें तो दोनों बैट्समैनों की बैटिंग एवरेज 50 ही बनती है, क्योंकि इसका भी टोटल 150 3 मैचेस का, इसका भी 3 मैचेस का। अब चूंकि दोनों को ये 50 ही है, तो अगर हम तो कंपेयर करें मीन वाइज इनको, ये जो बैट्समैन के एवरेज स्कोर वाइज कंपेयर करें तो फिर तो सेम ही कह देंगे। बाय कंपेयरिंग मीन बोथ डेटा सेट्स लुक सेम बट क्वाइट डिफरेंट। अब डिफरेंट किस पर्सपेक्टिव से, इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबिलिटी। यस, वेरिएबिलिटी वाइज तो वाकई काफी फर्क है, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि जी देख, अब एक वो होता है कंसिस्टेंट परफॉर्मर, मुझे पता हो कि यार ये बैट्समैन खेलने आता है, ये बड़ा कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म करता है, ये नहीं है कि वो तो अनलकी हो सकता है कि ये 0 पर आउट हो जाए, लेकिन कुछ होते हैं जिनका कोई पता नहीं होता। वैसे वो क्या फखर जमान था, तो 10 मैचों में कुछ भी नहीं कर रहा था, एक में 190 पे चले गया, ठीक है ना। उसकी परफॉर्मेंस वेरिएशन बहुत आ रही है, इज नॉट अ कंसिस्टेंट। तो कैसे मेजर करेंगे वेरिएशन, ये हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहां पर मैंने रीजन इंडिकेट की कि क्यों हमें डेटा सेट की वेरिएशन जो है वो मेजर करनी है। मेजर ऑफ वेरिएशन क्या करता है, मेजर द वेरिएशन प्रेजेंट अमंग द वैल्यूज इन अ डेटा सेट विद द सिंगल नंबर, एक नंबर से। देखते कैसे।
सो मेजर ऑफ वेरिएशन आर द समरी मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज इन द डेटा। तो आपको समरी एक समराइज करके नेट शेल सा बता देती है कि जी किस डेटा में वैल्यूज की स्प्रेड ज्यादा है, फैलाओ, और किस डेटा में कम है। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी along with the measure of dispersion variation को बोलते हैं, gives an adequate description of the statistical data का। समटाइम डॉक्टर ने कहता है ये मेडिसिन खाओ लेकिन इसके साथ ये टेबलेट जरूर लेनी, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। अकेला कॉम्बिनेशन में देते हैं ना मेडिसिन, तो अकेले का कहता है जी इसका कोई फायदा नहीं होना, अगर आप इसको मेजर करके इसके साथ आप अगर लोगे तो देन आपको ये ज्यादा बेनिफिट आपको जो है वो मिलेगा। तो अब हमारा है कि जी वेरिएशन मेजर करने का कोई एक ही मेथड है? नो, इसके भी ज्यादा मेथड। इस तरह से मीन एवरेज मेजर करने का कोई एक सिंगल मेथड नहीं है। इसकी भी डिस्कशन अब उसी तरह से करेंगे कि जी क्या हो तो कौन सा मेजर ऑफ वेरिएशन यूज करना है और क्या हो तो कौन सा प्रेफर करना है। मेजर ऑफ वेरिएशन को हम पहले दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ मेजर्स को हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेरिएशन, और कुछ को कहेंगे ये रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएशन। तो दो एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स। पहले तो देखते हैं कि इन दोनों के आपस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कहता है जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं ये भी ज्यादा हैं। मेजर्स द डिस्पर्शन, वो डिस्पर्शन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द सेम यूनिट्स एज द यूनिट्स ऑफ द डेटा। मतलब कोई डेटा केजी में है, वेरिएशन मेजर करेंगे, फाइनल जो न्यूमेरिक आंसर आएगा 279 जो कुछ भी, लेकिन साथ उसके वही यूनिट्स आएंगे जो डेटा के होंगे, यानी कि अगर वो केजी में होगा तो केजी आ जाएंगे साथ। रिलेटिव देखिएगा, मेजर्स द डिस्पर्शन इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। डेटे के यूनिट केजी हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जब हम फाइनली इसका आंसर लेंगे तो ये न्यूमेरिक देगा बट विद नो यूनिट्स, डेटे के यूनिट से नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? हमने लिखे थे, लेकिन इसका फॉर्मूला ही ऐसे बना हुआ था कि न्यूमिनेटर में भी यूनिट आ गए, डिनोमिनेटर में भी आ गए, दोनों कैंसिल हो गए। तो हमने कहा जी यूनिट लिखे थे कैंसिल हो गए, जिसकी वजह से ये यूनिट फ्री नंबर आ गया था ना, रस्ट फ्री, यूनिट फ्री, तो ये यूनिट फ्री नंबर आ गया। अब एब्सोल्यूट मेजर्स में फर्ज करें मेरे पास एक डेटा सेट है वेट का, वो केजी में मेजर है, हाइट वो इंचेस में मेजर है। बच्चे हैं छोटे तो 10-12, उनका मैंने वेट भी दिया, हाइट भी दिया है। मैंने अब कंपेयर क्या करना है, उनका एवरेजिंग नॉनसेंस है कि जी वेट ज्यादा है ऑन दी एवरेज की हाइट ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ वेट में भी वो वेरी कर रहे हैं आपस में, किसी का वेट ज्यादा है किसी का कम है, और हाइट में भी आपस में ज्यादा वेरिएशन है। इस वक्त मैं देखना चाहता हूँ वेट में ज्यादा वेरिएशन आ रही है कि हाइट में। अगर तो मैं कोई एब्सोल्यूट मेजर यूज करूंगा कोई भी, अभी मैंने आपको वो फॉर्मूला तो नहीं बताया, उसका आंसर फर्ज करें 3, और 7 यूनिट वही आएंगे जो डेटा सेट के होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना सेम यूनिट है द यूनिट ऑफ द ओरिजिनल डेटा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ हाइट को भी मेजर कर लेते हैं, इसमें कितनी वेरिएशन आ रही है, इसमें 1.4 इंचेस की आ रही है। क्या बताना क्या था कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा वेरी कर रहा है। बच्चे आपस में वेट हो सकता है, वजन तो तकरीबन आपके वजन तो तकरीबन तमाम बच्चों को एक जैसा ही है, लाइक हाइट उनकी कम ज्यादा फर्ज करें। अब 3 बड़ा नंबर होता है कि 1.4, आप 3 और 1.4 ना लें, यहाँ केजी भी लगा हुआ, यहाँ इंच भी लगे हुए हैं, तो अब बन गया 3 केजी बड़ा नंबर है कि 1.4 इंचेस। तो कंपेयर नहीं हो सकता 1 केजी वर्सेस 1 इंच, इतनी कंपेयर हो सकता। जब हमें दो डेटा सेट्स का आपस का कंपैरिजन रिक्वायर हो और उनके यूनिट फर्क हो, ये कम से कम हम यूज नहीं कर पाएंगे। देन वी यूज दिस वन। आप ये इसके साथ यूनिट का क्या होगा, ये आंसर ही यूनिट फ्री देता है, देखेंगे जब इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये दो आपने याद रखने हैं। कभी एग्जाम में बताऊं क्या आता है, वो एक डेटा लिख देता है, जैसे मेरा ख्याल आया था कि कोई बॉलर है वो 6 बॉल्स करता है एक ओवर में, आपने देखा ना, कभी वो तेज बॉल होती है कोई स्लो करता है, वो कहता है जी उसकी बॉल स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से मेजर की गई, 6 बॉलें की उसने, और ये अब उसकी वेरिएशन है स्पीड की, पूरा ओवर उसने एक जैसी स्पीड से नहीं किया और होता भी नहीं है,
कभी वो 97, कभी 96, कभी ऐसे। तो वो कहता है कि उसने ना एक फार्मूला लिखा था, वो ये रिलेटिव मेजर वाला था। फार्मूले मैंने कोई भी नहीं आपसे शेयर किए, उसने सिर्फ आंसर ये पूछा था कि जी इसका आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, मीटर पर मिनट में आएगा, या मीटर पर सेकंड में आएगा। आर हैज नो यूनिट्स। अब बच्चे सारे कंफ्यूज हो गए कि जी डेटा दे नहीं रहा, मीटरों में भी लिख सकते हैं, किलोमीटरों में भी। भाई जिस फार्मूले का नाम उसने लिखा वो तो है ही रिलेटिव मेजर। तो रिलेटिव मेजर तो कहता है जो मर्जी हो जाए, यूनिट फ्री होता है ये, तो हैज नो यूनिट्स। तो अब देखिए इसमें कैलकुलेशन तो नहीं पूछी उसने। तो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से एब्सोल्यूट मेजर्स हैं और कौन कौन से जो है वो रिलेटिव मेजर्स में आते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मेजर जिसका कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, which has the same units as the units of the original data we get। तो एब्सोल्यूट मेजर्स कौन से हैं? चार, आपके कोर्स में चार। रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन एंड वेरिएंस, और उसी के साथ ही स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसकी रीजन मैं आपको समझा दूंगा क्यों। अब हम टर्न बाय टर्न आते हैं कि जी रेंज से और बाकियों से कैसे। द रेंज ऑफ अ डेटा सेट is the difference between the largest and smallest value in the data। बड़ा सिंपल है। रेंज कैलकुलेट करने का फार्मूला बहुत सिंपल। क्या करें? कहता जी लार्जेस्ट वैल्यू डेटे की ले लें माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लें, डेटे की रेंज आपको वेरिएशन का पता चल जाएगा। वेरिएशन का, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग डेटा सेट रिप्रेजेंट्स द प्लांट हाइट इन सेंटीमीटर फॉर टू वैरायटीज ऑफ wheat, पाक 81 एंड 226। जैसे गाड़ियों की मॉडल होते हैं ना, गाड़ियों के मॉडल, इसी तरह से जो वीट होती है ना, हम तो समझे सारी गंदम गंदम ही होती है, तो ऐसा नहीं है, इसकी मुख्तलिफ वैरायटीज होती हैं। कभी आपके घर में है ना, तो आप कह रहे होते हो कि अम्मी ये कहाँ से आपने ले ली गंदम, ये इसका तो कोई जायका नहीं है, ये फलान है। ये आपकी मदर कभी कह रही होती हैं कि ये आटा कैसा है, इसकी रोटी जल्दी सूख जाती है, इस तरह से करके ना मुख्तलिफ। तो ये गंदम जो होते हैं ना, इनकी वैरायटीज होती हैं, जितनी क्रॉप्स होती है ना, शुगर केन है, कपास है, इनकी इकसाम जिसे कहते हैं ना आप, इनकी वैरायटीज होती हैं, तो उनके भी बकायदा नाम होते हैं। तो एक वैरायटी का नाम पाक 81 था, एक का नाम लू 26। वो ऐसे ही, आपको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चले ये समझा दें ये पाक 81 क्या चीज है। उसका जो पहला प्लांट था पाक 81 वैरायटी का, उसकी हाइट थी 80 cm, एक की थी 82 cm, 83, 85, 86, 88, 89 और 90। तो वेरिएशन तो आ रही है। इसी तरह से जो लू 26 के प्लांट्स हैं उनमें भी वेरिएशन आ रही है। तो दोनों डेटा सेट में वेरी हो रही है। अगर मैं फर्ज करें मेरा ये कंसर्न हो कि किस वैरायटी के जो प्लांट्स हैं उनकी वेरिएशन कम या ज्यादा है, एक सिंपल वे है, आप डेटे का रेंज कैलकुलेट कर, सिंपल रेंज। देखें आप कहेंगे इसमें तो वेरिएशन आ रही है ना, हाँ इसमें 2 की आ रही है, इसमें 3 की आ रही है, इसमें और इसमें 5 की, इसमें 1 की, इसमें 4 की। तो मैंने तो प्रॉमिस किया था हम सिंगल नंबर से बताएंगे। ये तो कह रहे हैं जी वेरिएशन आ रही है, किसी में 2 की, किसी में 3 की, किसी में 5 की, किसी में 6 की। ये तो पूरी कहानी स्टार्ट कर दी, समरी ये तो नहीं होती। तो बताऊं क्या करें, आप सिर्फ और सिर्फ इसकी बता दें 10 की। और क्या है ये, आप कहें जी, अब मैं कहूंगा बाकी बाकी वैल्यू में कितनी है, आप कहें जी 10 से ज्यादा नहीं, 10 से ज्यादा नहीं। तो 10 से ज्यादा नहीं है। आपको आवाज मैं ख्याल आ रही है, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन आया था, मैंने कहा शायद ये डिस्कनेक्ट हो गया। मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? हैंड रेस करके बता दे बेटा ताकि मैं कंटिन्यू करूं। ओके, थैंक यू, आ रही है। वो डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो मैंने कहा शायद ये नहीं है जी। तो रेंज फिर क्या करता है, रेंज कहता है कि आपने जो इतना खपना है क्या करें फिर, वो कहते हैं जी कि आप मैक्सिमम जो वेरिएशन आ सकती है ना बस वो बता दें, और हम समझ जाएंगे कि डेटा में जितनी भी वेरिएशन आ रही है वो इससे कम ही है।
तो रेंज का एक्चुअली मकसद भी यही था। तो हर वेरिएशन नहीं बताता, वो जो सबसे बड़ी वेरिएशन वो बता देता है, और हम इसके बाद इसको ऐसे समझते हैं कि हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से फर्क है, लेकिन किसी का भी जो डिफरेंस है वेरिएशन का वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। ये सबसे बड़ी वेरिएशन है किसी भी दो वैल्यूज की, तो ये 10 सेंटीमीटर ही आ रही है। इसी तरह से हमने दूसरी वैरायटी की भी कर दी, रूट 26 की, उसकी 90 और 50 थी, तो 40 सेंटीमीटर देख लें, किसी में भी वेरिएशन 40 से ज्यादा नहीं होगी, तो मैक्सिमम 40 से, तो सिंगल नंबर आ गया ना, समरी मैयर आ गई। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि जी इसमें 4 टाइम्स वेरिएशन ज्यादा है, 40 वो 10 है, तो बिल्कुल। तो लू 26 के जो प्लांट्स हैं, या तो वो बहुत शॉर्ट हाइटेड में रह जाते हैं, या वो काफी लार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें वेरिएशन ज्यादा हो रही है। देखते हैं ना आप क्रॉप, आप खेत में जाए ना तो कुछ क्रॉप ऐसी होती है बड़ी, आपको ना वो बेड सा लगा हुआ नजर आ रहा होता है, इसका मतलब है कि उनके प्लांट में बहुत कम वेरिएबिलिटी है। और कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं आपको बहुत छोटी शॉर्ट और किसी जगह पर बहुत लेंथ में चली जाती हैं, तो यही वेरिएशन की वजह से। तो रेंज आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बड़ा सिंपल है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और 7 यूनिट इसलिए लिखने हैं कि जी 90 cm है, उसमें से 80 cm जाएगा और 10 cm ही बचेगा ना, तो 7 यूनिट आने ही आने हैं। तो ये रेंज, हाँ, रेंज के दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये मैंने एक छोटी सी ऐसी एक एग्जांपल ली, मैंने कहा एक वैल्यू डेटा में 7 है, ठीक है, और हाईएस्ट वैल्यू डेटा की है वो 12 है। अगर मैं रेंज कैलकुलेट करने के लिए कहूँ तो 12 माइनस 7 आप कहेंगे 5, जो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि इसमें मैक्सिमम इतनी वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। दूसरा डेटा देखते हैं, उसमें भी एक वैल्यू 7 है, और ज्यादातर वैल्यू उसमें भी 12 है, और दरमियान में समझ लें तो खाली खाली जैसे कहते हैं ना, नहीं है। और ये देखें कि बड़ा इवनली स्प्रेड है, बड़ा इवनली है, एक 9 भी है, 8 भी है, तो बड़ा सिमेट्रिकली वैल्यू चल रही है। जब मैंने रेंज कैलकुलेट की तो ये भी 5। अब हुआ क्या है, आपने कहा जी रेंज तो दोनों की एक ही आ रही है, लेकिन इस वैल्यूज में ज्यादा इवननेस है एज कंपेयर टू दिस वन, ये तो एंड पे चली गई है। यस, इग्नोर्स द इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशंस, पूछता ही नहीं उनसे, देखता ही नहीं है, वो कहता बस पहली और आखिरी यही ठीक है, बाकी रहने दें। ये इसका ड्रॉबैक है। हम स्टेटिस्टिक्स में उस क्वांटिटी को प्रेफर नहीं करेंगे जो वैल्यू तो हमारे पास 10,000 हो, कैलकुलेशन के लिए कहने बस रहने दो रहने दो, पहली बताओ आखिरी बताओ, और बाकी नहीं रहने देंगे। और जब हम पढ़ रहे हैं कि ये रेंज का एक ड्रॉबैक है। अच्छा, एक और चीज, अक्सर आपने ये आपके जहन में आता होगा कि अगर इसका डिसएडवांटेज है तो फिर तो नहीं यूज करना चाहिए, इसको तो किताबों से निकाल दें, क्यों इसको रखा हुआ, इसका तो ये फलां फलां डिसएडवांटेज है। तो मेरा ख्याल है हर हर आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स में आप पढ़ते हो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे होते हैं ना, तो उनको क्यों नहीं निकालते। हो सकता है कि उस फार्मूले का या उस कैलकुलेशन का एक ऐसा एडवांटेज हो जो किसी और में है ही नहीं, और आपको जरूरत पड़ गई है एक ऐसे एडवांटेज की जो सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले में है, बाकियों में है ही नहीं, तो आप वही नहीं यूज करेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिसएडवांटेज। फर्ज करें एक एक शख्स है, मैंने अपनी, मेरा बिजनेस है, मैं मेरी शॉप है, मैं वहां पर लोग आते हैं, ऑर्डर बुक होता है, और मेरा जो बिजनेस है वहां से उनको ऑर्डर चला जाता है। मैं उस शख्स को, किसी शख्स को मैं ऑर्डर बुकिंग पे रखना चाहता हूँ ताकि मेरी शॉप पे बैठे और ऑर्डर बुक करे, लेकिन ना तो उसने पैसे लेने हैं लोगों से, ना उसने कोई प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, उसने तो सिर्फ एक, उसने लिखना जी इतने 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 चीजें, उसने सिर्फ एक कागज पे लिख के कहना ठीक है जी आप जाएं आपका ऑर्डर बुक हो गया। अब मैं किसी शख्स को कह रहा हूँ यार मुझे कोई शख्स दो, मैंने अपनी शॉप पे रखना है, पुराना शख्स तो छोड़ के चले गया है, वो मेरा दोस्त मुझे कहता है यार बता तो दूं उस आदमी का, लेकिन उसमें ना बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कहूँ क्या, यार वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, फलां भी खामी है, फलां भी खामी है, फलां भी खामी है। मैं कहूँगा कोई यार कोई खूबी है, कहता यार बस एक खूबी है कि अगर तुम उसे कहोगे ना कि 8 बजे तुमने शॉप खोलनी है, कहता जी वो 8:02 पे नहीं खोलेगा, वो 8 बजे ही खोलेगा। अगर आप उसे कहोगे ना 7:55 पे खोल, यानी कि टाइम का बड़ा पाबंद है। मैं कहूँगा दैट्स ऑल, मुझे वही शख्स चाहिए। वो कहेगा यार वो तो झूठ,
मैं कहूँगा यार मेरा कौन सा उसने पैसे लेने कस्टमर से कि जी वो चोरी कर लेगा मेरे पैसे, कुछ भी नहीं। दुकान पर एक टेबल लगा हुआ है, कॉपी पड़ी हुई है, आगे पेंसिल पड़ी हुई है। और मेरे बिजनेस की कामयाबी यही है कि 8 बजे अगर मेरी दुकान खुलने का टाइम है तो 8 बजे खुले। बड़ा फर्क पड़ता है। मतलब फर्ज करें आप मार्केट जाते हो, आप कहें यार पता नहीं फलां दुकान खुली हो कि नहीं, फलां दुकान यार वो खुली होती है 8 बजे, और कोई मार्केट की दुकान हो ना हो, 8 बजे फलां दुकान जरूर खुली होगी, तो वो सीधा मेरी शॉप पे नहीं आएगा। तो फिर तो मुझे उस शख्स को प्रेफरेबली रख लेना चाहिए। मुझे इससे क्या वो झूठ बोलता है, मुझे इससे क्या चोरी करता, मेरा क्या उसने चोरी कर लेना, मेरी शॉप पे तो सवाए है ही कुछ नहीं। तो इसलिए साइंस के फार्मूलों को ये ना कहते हुए निकाल दें कि जी इसमें तो मसला मसला तो हर एक में आएगा, क्या हर चीज ही अपनी बुक से निकाल दोगे। तो बहरहाल रेंज का ड्रॉबैक यही है कि ये इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशन को इग्नोर करता है। एक और ड्रॉबैक है, आउटलायर का वर्ड अब हम फेमिलियर हो चुके हैं, कि आउटलायर से बड़ा इफेक्ट होता है। ये जो डेटा दिया गया है इसमें अगर आप नोट करें, मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 5, रेंज 4 आ गई, ठीक हो गया। बाकी सारी वैल्यू जो है वो राउंड अबाउट वही चल रही है, सवाई एक वैल्यू 5 की बजाय 120 होगा, रेंज 119। अगर मैं कहूँ एक में 4 की वेरिएशन है, एक में 119 तक जाएगी, तो आप कहेंगे ओह 119 तक, ये तो बहुत बड़ी वेरिएशन है, ये तो डेटा ही इंटायरली फर्क हो गया। जबकि देखिए सवाई एक वैल्यू के इंटायरली क्या कुछ भी फर्क नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड एन आउटलायर। तो रेंज तो आउटलायर से बड़ा इफेक्ट होगा। इसलिए आउटलायर होता क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज और स्मॉल रीडिंग। और रेंज कहाँ से कैलकुलेट होनी है, लार्ज से या स्मॉल से। तो आउटलायर से इसमें इफेक्ट होना है। यस, दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द रेंज। एक भी आउटलायर आ गया, इसकी पूरी की पूरी स्टोरी ही बदल जानी है, पूरी की पूरी स्टोरी, ठीक है ना। और अगर ये फर्ज करें आउटलायर ना होता तो फिर रेंज कितनी आनी थी, 3 की, उससे भी कम आनी थी। और देखा जाए तो वैल्यू तो वाकई कम वेरिएशन कर रही हैं एज कंपेयर टू दिस वन, सवाई एक वैल्यू पे, सवाई एक वैल्यू पे। तो ये इसके दो ड्रॉबैक हैं। अब इस दो ड्रॉबैक को अगर फर्ज करें हम इंप्रूवमेंट में लेके जाना चाहें, तो स्टैटिस्टिशियन ने क्या इसका हल निकाला। उन्होंने इसका हल ये किया कि आप ये जो डेटा लें, ये डेटा मिनिमम मैक्सिमम कहते हैं इसके 4 पोर्शन करते हैं, ज्यादा क्वार्टाइल्स ने किया। ये Q1 होगा, ये Q2 होगा, ये Q3 होगा। उसने कहा जी तीन क्वार्टाइल्स ले लें और रेंज कैलकुलेट करें, मैक्सिमम माइनस मिनिमम जी, लेकिन सिर्फ उसने कहा जी आप क्वार्टाइल्स की करें। इसमें ये मैक्सिमम क्वार्टाइल होगा, ये मिनिमम। तो वैल्यूज की रेंज नहीं, क्वार्टाइल्स की रेंज कर लें। इसे बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल, और फिर वही रेंज आ गया, लेकिन वो रेंज थी वैल्यूज की, उसे सिर्फ रेंज लिखते हैं। और अगर क्वार्टाइल्स के दरमियान की रेंज हो तो उसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज लिखते हैं, और उसे IQR से हम एब्रिवेट भी करते हैं। और क्या फार्मूला बन गया, Q3 माइनस Q1। द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द डेटा सेट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल, लार्जेस्ट क्वार्टाइल, यहाँ था लार्जेस्ट वैल्यू, यहाँ हो गया लार्जेस्ट क्वार्टाइल, एंड द स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल। वहां पर क्या था, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट, यहाँ लार्जेस्ट क्वार्टाइल जो कि Q3 होगा ना, एंड स्मॉलेस्ट। आप कहेंगे कि इसका क्या फायदा, इसका फायदा ये है कि देखने में तो ये Q1 है, लेकिन ये Q1 बॉटम 25% वैल्यूज का रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब है इस Q1 में छोटी 25% वैल्यूज की इंफॉर्मेशन है इसमें, सिर्फ ये एक वैल्यू नहीं है। जैसे MPMN होता है, देखने में तो एक शख्स होता है डेमोक्रेसी में, लेकिन वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसके 2-2.5 लाख वोटर का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वो शख्स तो एक है, लेकिन बैक पे समझा जाता है ये 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख वोटर्स का ये नुमाइंदा है। तो फिर 50% का ये भी है। जब मैं इन दोनों को यूज करूंगा, इन दोनों नुमाइंदों को यूज करूंगा, तो कह सकता हूँ 50% ऑब्जर्वेशन यूज कर दी फार्मूले में, यही इसका है। उसमें था सिर्फ 2 वैल्यू यूज हुई थी, ये किसी का नुमाइंदा नहीं है, ये बस अपना ही नुमाइंदा खुद ऐसा कह लें। तो ये तो 2 ऑब्जर्वेशन यूज करेगा, और ये 50%। और दूसरा सेंसिटिविटी का जो आउटलायर का मसला था उसको भी ओवरकम करेगा। क्यों,
अगर डेटा में आउटलायर होंगे तो फर्ज करें ये हो सकता है, 2-4 इधर हो सकते हैं, 3-4 इधर हो सकते हैं, आउटलायर बिल्कुल सही है, तो ये तो इधर से कैलकुलेट होना है, ना तो आउटलायर होंगे नहीं। अरेंज करते ना डेटा, स्मॉलेस्ट एक टेल पर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा, तो ये तो क्वार्टाइल तो फैक्ट होते नहीं है। जितने भी है ना क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और मीडियन, ये आउटलायर से नहीं इफेक्ट होते, क्योंकि आउटलायर तो एंड्स पे निकल जाते हैं, ये हम दरमियान से करते हैं। मीडियन तो कभी भी नहीं होगा ना, क्योंकि दरमियान में तो अब सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो वो आखिर पे जाएगी, दरमियान में तो नहीं रहेगी। तो ये हो गई इंप्रूवमेंट। सेकंड मेथड कह लें, दैट इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर आप देखें तो मैंने आपसे कहा था रेंज पहले पढ़ लिया, उसका हमने एक सेकंड ड्रॉबैक पढ़ा, एंड देन द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, ये जो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है, अगर मैं इसको डेटे के लिए कैलकुलेट करूं, उसी डेटे के लिए, इसी डेटे के लिए कैलकुलेट करूं, अगर मैं रेंज कैलकुलेट करता हूं तो मैसेज मुझे मिलता है कि जी इस डेटा में बहुत वेरिएशन है। अब जरा नोट कीजिएगा, मेरा ख्याल है मुझे ये आउटलायर, मैं ऐसे ही अभी कह रहा हूं, अभी मैंने आपको पेट मेथड नहीं बताया आउटलायर डिक्लेयर करने का, तो वाकई ये आउटलायर ही नजर आ रहा है 50, बाकी तो देखिए 81, 83 बाकी तो ठीक है। आप कहेंगे हाँ ये बाकी आउटलायर है, हमें फिर IQR करना चाहिए। चूंकि क्वार्टाइल्स आपको प्रैक्टिस के तौर पर मैंने कैलकुलेट करवाए थे, आपको करने आते हैं। ये एक्चुअली पहले डेटे का Q3 है और ये Q1 है, ये दूसरे डेटे का Q3 है और Q1 है, फार्मूले आपको पता है। अब हुआ क्या है, ये जो आउटलायर था ये इधर ही रह गया, Q1 Q3 इधर कहीं से कैलकुलेट हुआ। अब देखिएगा दोनों तकरीबन एक जैसी वेरिएशन है, और वाकई इसको छोड़ के देखें, हाँ अपेरेंटली भी आपको लग रहा है, आप कहेंगे ना एक जैसी हाइट है तकरीबन, और इवन थोड़ी बहुत कम भी है Lu-26 के प्लांट हाइट, जबकि ये कह रहा था 4 गुना ज्यादा, ये तो खैर बिल्कुल ही हमें गलत साइड पे लेके जा रहा था रेंज। तो वेन एवर देयर इज एन आउटलायर इन द डेटा, ट्राई टू अवॉइड रेंज, कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, कोई रीजन नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी बुक में मेंशन है और अक्सर बुक्स में मेंशन है, इसलिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज कोई रीजन नहीं कि ऐसा करना क्यों है। सेमी इंटर क्वार्टर रेंज क्या होती है? क्वार्टर रेंज तो पढ़ ली हमने, ठीक है जी, पता चल जाएगा। सेमी का मतलब आधा करना, मैंने कहा ना रीजन नहीं है, आगे जाके किसी जगह पर शायद इसकी कोई लॉजिक बने, लेकिन फिलहाल आपने बस अपने कोर्स के लिए ऐसे समझना है कि अगर IQR कहेगा तो हम ये कैलकुलेशन करेंगे, ये IQR है। अगर सेमी IQR कहेगा तो फिर हम ये कर देंगे। सेमी को याद कर ले, 2 से डिवाइड करना, इसको क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं इसी को। चूंकि इसकी कोई नोटेशन नहीं है तो हम इसे QD ही लिख देते हैं, IQR को नहीं, सेमी IQR को क्वार्टाइल डेविएशन भी कॉल करते हैं। डेविएशन डिफरेंस को कहते हैं। ये किसका डिफरेंस है? क्वार्टाइल्स का, इसीलिए इसका नाम उन्होंने QD भी रखा हुआ है। इसका नहीं, ये तो IQR है, ये है सेमी IQR। सेमी IQR को क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एग्जामिनर कह दे कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन और आप IQR कैलकुलेट करते हैं, वो तो गलत हो गया। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तब वो सेमी IQR होगा, और डिवाइडेड बाय 2 करने की कोई खास रीजन नहीं कि क्यों करना है, ये मैं कह रहा हूं ना कि किसी जगह पर इसकी लॉजिक है, लेकिन फिलहाल नहीं। तो हम क्वार्टाइल डेविएशन की अगर बात करेंगे तो उसको हम फिर सेमी IQR से जो है वो क्लियर कर देंगे। अच्छा, ये 2 मेथड जो है मैंने आपसे शेयर किए, रेंज और दूसरा क्या था जी लिस्ट में, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी का वर्ड है ना, तो आप इसे फिर क्वार्टाइल डेविएशन भी कहेंगे। अब ये जो 2 हैं ये इस बेस पर हैं कि वैल्यूज के ना आपस में डिफरेंसेस करके, फर्क लेके, जो कि वेरिएशन जो मेजर कर रहे हैं, तो डेविएशन से पता चलेगा। आपस में कुछ वैल्यूज को हम डेविएट करके और बता रहे हैं कि क्या है। ये जो 2 है, ये वाले 2, ये जरा आपस में लिंक है, देखते हैं कैसे। एक आइडिया ये है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं आपको फार्मूला ड्राइव तो नहीं कराऊंगा, लेकिन अगर जहां पर मैं समझता हूं कि मुनासिब है और MCQs में किसी तरह वो पूछ सकता है, तो वो मैं जरूर थोड़ा सा बैक लॉजिक दूंगा। फर्ज करें एक डेटा सेट था, उसमें हमारे पास ये वैल्यूज हैं और वैल्यूज को एक्स कहते हैं, ये एक्स वैल्यू।
एक वे ये था कि किसी वैल्यू को एज आ रेफरेंस वैल्यू कंसिडर करते। रेफरेंस, अगर मैं कोई शख्स ये कहता है कि जी आजकल लोगों को जैसे टेम्परेचर हो रहे हैं ना, तो हम कहते हैं कि अगर किसी को 100 हो तो हम क्यों कहते हैं यार तुम्हें, या 101 हो कि तुम्हें तेज बुखार है, और कभी 99 हो तो कहते हैं तो आपको हल्का बुखार है। इसलिए कि 98.6 ये हमारी रेफरेंस है, याद है ना, नॉर्मल। और ये भी आपको बताऊं कि कहां से आया 98.6। दिस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सो मेनी पीपल्स। बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर जो हेल्दी थे नोट किया गया, तो किसी का 98.7 था, किसी का 90, तो एवरेज है ये, इस तरह से बना है ये। 98.6 से ऊपर से नहीं गिर गया कि जी नॉर्मल टेम्परेचर होता कितना है। और बाकी भी जो वैल्यूज है ना, अगर आप उसकी बैक हिस्ट्री पढ़ें तो बिल्कुल उसकी इसी तरह से ही है होती है। 1 मिनट आप मेरी। तो एवरेज, अच्छा, अब रेफरेंस वैल्यू, एक आइडिया ये था कि आप एक वैल्यू को रेफरेंस बना लें और बाकियों की उस रेफरेंस वैल्यू से वेरिएशन मेजर कर लें, कितनी की दूर है, करीब है। पर रफड़ कहाँ जाके पड़ा कि जी किसको रेफरेंस बनाए, किसको, क्या इसको बनाए? तो बाकी वैल्यू कहेंगे कि नहीं जी ये तो हमने क्यों नहीं बना रहे, आप इसको क्यों बना रहे, इसको बनाए, ये तो रफड़ पड़ जाएगा। ऐसा ही है ना। तो फिर क्या डिसाइड किया, उसने कहा जी आप ऐसा कोई रेफरेंस वैल्यू बनाएं जिस पर ना ये इनकी लड़ाई ना हो। जिस तरह से ये मसला हल हुआ एवरेज, तो उसने कहा जी आप डेटे की एवरेज करके रेफरेंस वैल्यू बना दें। फर्ज करिए एवरेज आ गई, इससे बना दें रेफरेंस। तो फिर क्या आइडिया, क्या क्या बना? वो आइडिया ये है, कहता सेलेक्ट सिंगल वैल्यू एज अ रेफरेंस वैल्यू। फिर डेटे में से एक रेफरेंस वैल्यू सेलेक्ट कर लें और साथ ही हल उसका सॉल्यूशन भी बताया। आइडियल रेफरेंस वैल्यू इज द मीन ऑफ द डेटा। इसलिए मैंने लफ्ज आइडियल लिखा है कि सम की कैलकुलेशन उसमें जाती है ना, सम ऑफ एक्स। तो सब ने कहना चलो ठीक है, हमने भी तो इसकी इसमें कंट्रीब्यूशन की है। तो आप क्या करेंगे, सिंगल वैल्यू लेंगे डेटे की यानी कि मीन, और वो डिक्लेयर हो जाएगी रेफरेंस। टेक द डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम मीन, कहता अब क्या करें, हर वैल्यू की मीन से डेविएशन ले, फर्क पता चल जाएगा। अगर वो वैल्यू मीन के करीब होगी तो हम कहेंगे कि डेविएशन कम है, तो इसका मतलब वेरिएशन कम है। और अगर वो ज्यादा है तो फिर वेरिएशन ज्यादा है। अब अगर 10 वैल्यूज होंगी तो 10 ही डेविएशन भी होंगी ना। और फिर सिंगल वैल्यू कैसे करना, कहता बाद में इनको जमा करके ना टोटल डेविएशन बना दें। बिल्कुल सही है। अब आइडिया ये था कि एक वैल्यू ले मीन, तमाम वैल्यू को मीन से डेविएट करे और डेविएशन आ गई जमा करके बताया जी टोटल कितनी बनती है, पता चल जाएगा। अगर बड़ा आंसर है तो ज्यादा वेरिएशन है, अगर छोटा है तो कम है। मैं जरा पहले इस पर एक अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ लिखा गया है कि ऐसे ये हाइपोथेटिकल है, तीन जो है वैरायटी ली गई है। एक वैरायटी ए है, एक बी है, एक सी है। तीनों वैरायटी को तीन तीन प्लॉट पे शो कर दिया गया। ये पहले प्लॉट में 40 kg हमें शीट मिली, दूसरे प्लॉट से 50 kg, और तीसरे से 60। जो वैरायटी बी थी, जब उनको तीन प्लॉट्स में शो किया गया, एक में 30 आई, एक में 50, एक में 70, और इसी तरह से
10, 50 और 90। उसने इस आइडिया को अगर इंप्लीमेंट करना हो तीनों पर, तो आप क्या करेंगे, इसकी रेफरेंस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मीन बाय चांस लाजमी नहीं बराबर है, बाई चांस सब पे सेम आ रहा है, ठीक है। उसने कहा था फिर डेविएशन ले लो। क्या कहा था? डेविएशन ले लो। मैंने डेविएशन ले ली, बेटे की डेविएशन ले लें, तो हमने डेविएशन ले ली। 40 की 50 से लेके -10 आएगा, 50 की 50 से लेके 0 आएगा, 60 की 50 से लेके तो 10 आएगा। इसी तरह से इसकी भी डेविएशन। अगर इंडिविजुअली देखें और मैं आपसे ये कहूं 10 बड़ा नंबर होता है कि -10, ऑब्वियसली आप कहेंगे +10। -10 तो बहुत मामूली है भी, बल्कि नेगेटिव बहुत छोटा नंबर है, मैथ वाले तो यही कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये वैल्यू मीन के काफी दूर है, और इस -10 से हमें ये समझ आएगा ये मीन से काफी करीब है। +10 बड़ा नंबर है, -10 छोटा नंबर है। बड़ी डेविएशन का मतलब दूर है, छोटी डेविएशन का मतलब करीब है। तो उससे तो यही नजर आ रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये ऐसा है। ये तो एक जैसे फर्क पे है। ये लहदा बात है, ऊपर है नीचे है, लेकिन हमें अबव और डाउन से तो नहीं ना कंसर्न, हमें तो डेविएट से कंसर्न है। एक शख्स है, आ, उसने निशाना लगाना है, निशाना लगाने के लिए उसे टारगेट दिया गया था। कोई इधर लगा देता है, कोई इधर लगा देता है। जो 2 फुट ऊपर लगा रहा है वो 2 फुट नीचे लगा रहा है। तो मैं तो नहीं कहूंगा इसने करीब लगाया, इसने दूर लगाया, दोनों ने गलत लगाया और सेम जैसे ही प्रॉब्लम पे लगाया हुआ है। ऐसे ही है ना? तो सेम जैसे ही प्रॉब्लम पे ये निशाना लग रहा है, दोनों ही गलत है। अब देखिएगा कि तीनों डेटा सेट को अगर आप ले लें, टोटल करूंगा 0। ये वैसे तो डेविएशन बड़ी है उससे, लेकिन टोटल करूंगा 0, टोटल करूंगा 0। आप कहेंगे आपने डेटा बड़ा सिस्टमेटिक रखा तो 0 हो गया, तो ऐसा नहीं है। क्या हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0? तो ये पढ़ी हुई है। तो कोई भी डेटा हो ये तो होना ही होना है, चाहे वैल्यू में वेरिएशन बड़ी बड़ी क्यों ना हो या स्मॉल वेरिएशन ही क्यों ना हो, ये तो होना ही होना है। आप कहेंगे हाँ जी, आइडिया जहां से स्टार्ट किया था वो तो बड़ा अच्छा था, बस यहाँ पर आके काम खराब हुआ है। जब सम करके उसको सिंगल वैल्यू बनाने लगे, आपने सम ना करें भैया, अगर 400 वैल्यूज होंगी तो मैं डेविएशन समझाता रहूंगा कि जी एक -10 है, एक 2 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 6 है, एक 3 है, एक 2 है। तो मुश्किल है, सम कर दें ताकि एक सिंगल नंबर में आए, लेकिन इसकी वजह से 0। अब हम कह रहे हैं कि ये जो 10 है और ये जो 10 है, ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों वैल्यू एक जैसी डेविएशन पर है, यानी कि नेगेटिव से हमें कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, हमें नेगेटिव से एज सच जो है वो कंसर्न होना भी नहीं चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू से हमें कंसर्न नहीं। एक जी, तो ये तो फिर 0 हो गया। क्यों हो रहा 0? ये नेगेटिव पॉजिटिव जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। कुछ वैल्यू मीन से बड़ी होंगी होंगी,
कुछ वैल्यू मीन से छोटी होगी, ये नहीं हो सकता सारी वैल्यू मीन से बड़ी हो या सारी वैल्यू छोटी हो, ये हो ही नहीं सकता। कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जरूर होंगे। अब जो वैल्यू मीन से बड़ी होगी डेविएशन पॉजिटिव होगी, जो वैल्यू मीन से कम होगी डेविएशन नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन होंगी और दोनों के आने के चांस भी बिल्कुल बराबर। रेफरेंस तो नहीं है कि जी ज्यादा वैल्यू बड़ी होती है कम वैल्यू छोटी होती है, कहां लिखा गया है? सेम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दैट्स वाई इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, हर डेटा के लिए करके देखें। हम प्रॉपर्टी एक दफा पढ़ चुके हैं, ये तो हमेशा ही ऐसा होगा। जीरो किसकी वजह से? नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन की वजह से। अच्छा, हमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन चाहिए हमारे लिए 10 मायने रखता है कि नेगेटिव 10? नहीं जी 10। तो फिर अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप उसको छोड़ दें, आप क्यों उसको साइन ले रहे हैं? कहता है ये कैंसिल साइन प्रॉब्लम क्या करता है, ये हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। साइन हमें चाहिए नहीं, इसको कंसिडर करेंगे तो प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर छोड़ दें, छोड़ देते हैं इसको। इसका सोल्यूशन दे रहा हूं। वो एक मिस्टेक लगी थी ना हमें, एक प्रॉब्लम आया था, हमने बड़े सिस्टमैटिकली चल रहे थे, एक प्रॉब्लम आ गया था, कहता कोई बात नहीं छोड़ दें इसे। टेक क्या करें? टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशंस एंड देन सम। एब्सोल्यूट का पता है ना क्या करते हैं? साइन छोड़ते हैं। कहते हैं एब्सोल्यूट करके इनका सम लो, ये एब्सोल्यूट करो। देखिए ये साइन छोड़ दिए, एब्सोल्यूट किया साइन छोड़ दिए, एब्सोल्यूट किया साइन छोड़ दिए। अब एब्सोल्यूट करके सम करोगे देन ठीक है, ओके। कहता जी अब ये ना हो कि वैल्यूज डेटे में, जैसे अगर आप आपको मैं ये कहूं कि एक क्लास के टोटल मार्क्स 90 हैं, दूसरे क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, उनके टोटल मार्क्स 80 हैं। इधर 3 स्टूडेंट हैं और 90 मार्क्स हैं, इधर 3 स्टूडेंट 80 हैं, ये क्लास बेहतर है। टोटल नंबर जो 90 बनते हैं, आपने कहा सर एवरेज क्यों नहीं किया आपने? क्या जरूरत है? 3 है ना, एवरेज को बताओ कहाँ जरूरत पड़नी है? जब वैल्यू कम ज्यादा होगी। अब नहीं आप कहेंगे ये 90 नंबर ज्यादा 80 कम है, अब आप कहेंगे इसे नंबर ऑफ वैल्यू से एडजस्ट कर लें, वही मीन फाइंड। यहां पर भी अगर तो नंबर ऑफ वैल्यू हर डेटा में सेम हो और उनको वेरिएशन कंपैरिजन करना हो, फिर तो चले टोटल से बात बन जाती है। जैसे ये 20 बनता है, ये 40 बनता है और ये 80 बनता है, इसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन है, इसमें सबसे कम। यहां तक तो बात ठीक है, चूंकि वैल्यूज सब में एक जैसी है। क्या होता कि अगर इस डेटा में वैल्यू ज्यादा हो जाती, वैल्यू ज्यादा होती 10 10 10 15 10 15 जमा करते तो वो 90 बन जाते। आपने कहना था इस डेटा में 80 की वेरिएशन है कम है, इसमें 90 की ज्यादा, और भाई उसमें वैल्यू ज्यादा, तो क्या करें? अब फाइनली क्या करें? फाइनली बस ये करें, सारे मसले हल हो गए, अब एवरेज करते हैं। एवरेज किसकी करनी है? एब्सोल्यूट डेविएशन। मैंने कहा था ना, एवरेज करने के लिए जब लफ्ज बोले ना कोई, आपने कहीं खैर जाए, अब बताएं किसकी करनी है? किसकी करनी है? एब्सोल्यूट डेविएशन। ये डेविएशन और ये क्या बन गया? एब्सोल्यूट। यस, इसे हम मीन डेविएशन बोलते हैं। क्या करना है? टेक द डेविएशन, एब्सोल्यूट इट, अब कैलकुलेट इट सम एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। इस फार्मूले का नाम है मीन डेविएशन। डेविएशन का मीन वैसे वैसे कहना चाहिए, और मैं पसंद करता हूं कहना चाहिए मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि जी डेविएशन क्या कर दें। नहीं, डेविएशन क्या नहीं करना, वो जीरो हो जाएगा, एब्सोल्यूट। लेकिन चूंकि लिटरेचर में सिर्फ मीन डेविएशन लिखा जाता है, तो मैंने भी आपको मीन डेविएशन ही लिखा है। तो टेक्निकली मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, डेविएशन का एब्सोल्यूट लिया, सम किया, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 6.67 kg, इसका बन गया 13 पॉइंट, इसका बन गया 26। ये सबसे ज्यादा वेरिएशन फिर उससे कम होते। अब ठीक है, मैंने आपको ना इस फार्मूला डायरेक्ट भी आपको बता सकता था, लेकिन मैंने कहा चले ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए कि जी मीन क्यों लिया है, डेविएशन क्यों ली है, जमा क्यों किया है, एंड से डिवाइड क्यों किया। हर एक की रीजन बता रहा हूँ कि जी रेफरेंस वैल्यू ली मीन ताकि वैल्यू त्रास ना करें, डेविएशन इसलिए ली ताकि वो साइन कैंसिल होकर जीरो ना हो जाए,
सम इसलिए किया ताकि समरी बने, और नंबर ऑफ वैल्यूज इसलिए किया कि अगर दो डेटा सेट्स को आपस में वैल्यूज डिफरेंट हो गई और उनकी वैल्यूज का फर्क आ गया, नंबर ऑफ वैल्यूज का, तो फिर इस तरह से ही हमें जो है वो एडजस्ट करना होगा। ये था एक सोल्यूशन नंबर 1। अच्छा, आपने एग्जाम में देखिए, मैं टीचर, बीइंग अ टीचर, मैंने मैंने आपको ना थारोली समझा दिया है। आपको अगर फॉर्मूला फर्ज करे आता है कि जी फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा, आप तो यही काम करेंगे, ले जी फार्मूला लगा दिया और आ गया आंसर। मुझे भी यही काम था, मैं आपको ये कहता था ये लगाएं फार्मूला। मैं भी आप में से कुछ पूछता और जहन में भी आता कि जी ये इधर से क्यों ली है, इसको एब्सोल्यूट क्यों किया था जी, इसको एवरेज क्यों करने के लिए सम क्यों किया है, इसे एन से क्यों डिवाइड किया है। मैंने हर चीज का आंसर कर दिया। लेकिन याद आपने यही करना है, दिस फार्मूला इज कॉल्ड मीन डेविएशन, या इसको ही एवरेज डेविएशन भी बोल देते हैं, मीन या एवरेज डेविएशन। और ये है एक सोल्यूशन। एक और सोल्यूशन भी है, किसका, कैंसलिंग साइन प्रॉब्लम का। जो साइन कैंसिल होकर 0 आ रहा था, उसका एक और वे भी है, और वो ये है सोल्यूशन नंबर 2। क्या करें, कहता डेविएशन को स्क्वायर कर दें तो फिर भी साइन ठीक नहीं हो जाएंगे, हाँ फिर भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कहता फिर ऐसा कर दे, क्या, स्क्वायर द डेविएशन एंड देन द सम। ये पहले था एब्सोल्यूट करके सम कर दें, और अब कह रहा जी इसको स्क्वायर करके सम कर दें, फिर भी तो नेगेटिव साइन कवर होंगे, बिल्कुल होंगे, इससे भी आप हो जाएंगे। अब मैंने डेविएशंस को क्या किया, स्क्वायर करके सम किया। 10 का स्क्वायर, इसका देखिए सब साइन कैंसिल हो गए, गेट रिड ऑफ हो गए। ओके, अब इनकी एवरेज कर दें, तो इसको क्या बोलेंगे, एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। उसे कहा था एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन, इसको वेरिएंस कहते हैं। स्क्वायर्ड डेविएशंस की एवरेज को वेरिएंस कहते हैं, और ये सबसे समझ लें मशहूर व मरूफ पर्सनैलिटी है वेरिएशन मेजर करने की, इसलिए इसकी नोटेशन भी है एस स्क्वायर। बाकी किसी की नहीं है, मैं एब्रीवेशन लिख देता हूँ, एमडी लिख दिया था मैंने, रेंज पूरा वर्ड लिख दिया था, सेमी IQR लिख दिया था। इसके लिए बकायदा नोटेशन में लिख रहा हूँ, दैट इज एस स्क्वायर। अब देखें, चूंकि रूटीन में एस हो गया जी, पता नहीं डब्ल्यू क्यों नहीं कहा, वाई क्यों नहीं कहा, एस सी क्यों कहा है, पता नहीं क्या रीजन थी उसे एस का, ऐसी मैं सोच रहा था शायद स्प्रेड की वजह से मैं कह दिया हो। बहाल हमें इससे नहीं कि क्यों कहा इसको, ऐसे ही अब सोचते रहे तो सवाल ही गलत कर दे हम अपना। बस वेरियस को हम एस स्क्वायर के साथ मेंशन करते हैं, तो एस स्क्वायर के साथ हमने मेंशन किया, और दो फिर आगे एब्सोल्यूट कर लिया। अब एग्जाम में ना आपको इतनी झंझट में नहीं डालता, इतनी झंझट में नहीं डालता, आपको कहता फाइंड द मीन डेविएशन, फार्मूला लिखा और कैलकुलेट कर दे, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द डेटा, फार्मूला लिखें कैलकुलेट कर दे। मैंने आपको रीजन बताई कि जी एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला का आपस का लिंक क्या है, वो इसलिए इट में बी, वैसे आया तो नहीं है मेरे जहन में है, इट में बी वो कहे व्हाई यू टेक द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन टू गेट रिड ऑफ कैंसलिंग साइन इशू, इसलिए हम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो वेरिएंस हो गया, लेकिन वेरिएंस के साथ एक छोटा सा मसला रह गया, बाकी तो माशाल्लाह इसने सारे मसले हल कर दिए हैं, और छोटा सा एक इशू इसके साथ ये रह गया कि आंसर ये स्क्वायर टाइम में दे रहा है, ओरिजिनल डेटा सेट के यूनिट केजी में है, ये स्क्वायर करके दे रहा है, जिसकी वजह से ना इंटरप्रिटेशन हमें प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा, उससे पहले कि हम करें, इसका एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी है, किसका, वेरिएंस का अल्टरनेटिव, इसका मतलब आंसर सेम ही देगा, इसको ना हम डेस्क फार्मूला भी कह देते हैं। डेस्क फार्मूला, जब पहले ये डेविएशन लेना और ये थोड़ा इशू था, तो क्या फार्मूला भी लिखा मैंने, वेरिएंस की नोटेशन है एस स्क्वायर, फार्मूला लिखा है डेविएशंस लेनी है, उसका करना है स्क्वायर, और मीन करने के लिए सम करके एन से डिवाइड कर देना, ये वेरिएंस है। इसका अल्टरनेटिव फार्मूला क्या है, ये जो एन है ये तो इधर लिख ले, और ये जो एक्सप्रेशन है ना डेविएशन वाली, यानी कि ये एक्सप्रेशन, ये इसके बराबर आंसर देते हैं। ये हम अपने स्टूडेंट्स को प्रूव कराते हैं कि क्यों होता है ये बराबर।
आपके लिए ये है कि कैलकुलेट करके देख लें, इससे कर लें, इससे कर लें, आंसर सेम ही आएंगे। इसको हम कह देते हैं डेस्क फॉर्मूला। मैंने इससे आंसर कैलकुलेट किया, जो 66.67 आ रहा है। ये एन मैंने यहां लिख दिया, और समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन 1/3, जो कि 3 रीडिंग्स है। समेशन एक्स स्क्वायर, एक्स को स्क्वायर करके सम करना था, वो ये आ गया, माइनस समेशन एक्स 150 है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, सेम आंसर आ गया। याद करें, ये चीज मैंने पहले भी आपको कराई थी कि दिस इज इक्वल टू दिस वन। जब मैंने कुछ भी नहीं इनके नाम लिए थे, बस कह दिया था कि ये इसके बराबर आना चाहिए। दिस इज अनदर वे। आपने कौन सा यूज करना आपकी चॉइस है। बहरहाल मैंने वेरिएंस कैलकुलेट करने के आपको 2 मेथड बता दिए, एक डेविएशन फॉर्म में, एक डेस्क फार्मूला। आपको डेस्क फार्मूला इसलिए याद करना है कि कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो कहता है इफ n इज इक्वल टू 10 summation x square is equal to 500 and summation x is equal to 8, कहता फाइंड वेरिएंस। आपके जी डेटा तो दिया ही नहीं है, x हमने डेविएशन लेनी थी, डेविएशन कहां से लें, x होगा तो डेविएशन आएगी, x तो वैल्यू को कहते हैं, वैल्यू तो दे ही नहीं रहा। वो कहता है तुमने क्या करनी थी, मैंने जरा तुम्हारी मदद की है, सम करके दे दिए हैं। तो फिर आपको ये देखिए, ये फार्मूला यही नहीं कह रहा, यस। इसलिए आपको दूसरा फार्मूला याद भी करना है कि समटाइम एग्जामिनर ये हरकत करता है कि आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या स्टूडेंट को पता है इस फार्मूले का, तो वो आपको ना समेशंस की कैलकुलेशंस करके दे देता है। ठीक, अच्छा, हमने एग्जाम में अगर डेटा आ जाए ना, डेटा ओरिजिनल डेटा आपको मिल जाए, अब आपके पास है 2 ऑप्शन। नंबर 1, आप ये वाला फार्मूला यूज कर लें। नंबर 2, आप ये वाला फार्मूला यूज कर लें। मैंने दोनों ऑप्शन किए ना इस क्वेश्चन में, लेकिन हम जाएंगे नंबर 3 ऑप्शन। वो क्या है, डायरेक्टली बाय यूजिंग कैलकुलेटर। मैंने कहा था ना ये बहुत पॉपुलर है, तो हर वो चीज स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में जो बड़ी कॉमन है, जो आप समझ लें एक्सटेंसिवली यूज की जाती है, वो कैलकुलेटर पर फीड की गई, उसके फार्मूले फीड किए गए। तो कैलकुलेटर की मदद से वेरिएंस डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करना है। डेटा दिया हुआ था, आप पहली ऑप्शन यूज कर सकते हो डेविएशन वाली, दूसरी ऑप्शन यूज कर सकते हो डेस्क फार्मूला वाली, तीसरी ऑप्शन यूज करनी चाहिए हमें कैलकुलेटर वाली। क्यों अपना टाइम जाया करें। तो कैलकुलेटर, पहले तो हमने अपने कैलकुलेटर को डेटा फीड करना ना, इस पर डेटा फीड करना है। डेटा फीडिंग होती है स्टैट में, एक्स आ गया, पहली रीडिंग 40, दूसरी रीडिंग 50, तीसरी रीडिंग 60, ये बस खत्म। शिफ्ट 1 4, जहां मीन था, नंबर 3 आपने यूज करना, नंबर 4 नहीं, बाद में नंबर 4। नंबर 3 ये वेरिएंस 3, आंसर सेम नहीं आ रहा। मेरा आंसर तो आ रहा है 66.67 आ रहा है, लेकिन ये तो दे रहा 8.16। अच्छा, जरा इसको ना स्क्वायर कीजिएगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा, ये तो बराबर हो गया, ठीक है ना। चलिए, मैंने स्क्वायर क्यों किया है, मैंने स्क्वायर क्यों किया, आपको डेटा फीड करके मैंने एक कैलकुलेशन बता दी, वेरिएंस कम से कम कैलकुलेटर से हो, बिल्कुल उसी तरह डेटा फीड करना जैसे पहले करते हैं। जहां से मीन लिया था वहीं पर जाना है, और मीन के लिए नंबर 2 ऑप्शन ली थी, वेरिएंस के लिए नंबर 3 ऑप्शन। मैं अभी बताता हूं मैंने वेरिएंस का स्क्वायर क्यों किया, अभी बताते हैं। वेरिएंस के साथ जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है, वेरिएंस के साथ, कि इसका आंसर स्क्वायर ऑफ द यूनिट्स आते हैं। वेरिएंस मेजर्स द वेरिएशन ऑफ द डेटा एज स्क्वायर्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ द ओरिजिनल डेटा। ये जब फाइनली आंसर देता है, तो ये जो आंसर होता है वो स्क्वायर्ड फॉर्म में इसका आंसर देता है।
जिसकी वजह से इसे इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट है। इसका क्या इलाज है? इसका तो बड़ा सिंपल इलाज है, सोल्यूशन भी साथ ही देते हैं। क्या कहता? स्क्वायर रूट ले दे, स्क्वायर रूट ले ले। वेरिएंस का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एस रह जाएगा और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अब इसके वही यूनिट आएंगे जो कि डेटा सेट के होंगे, सेम यूनिट्स एज द यूनिट्स ऑफ द डेटा। वेरिएंस ठीक था सिवाय एक प्रॉब्लम के कि जी उसका आंसर स्क्वायर टाइम करके आ जाता है। इसका क्या करें? आप कहते हैं जी फिर स्क्वायर रूट ले लें। एक्चुअली जो कैलकुलेटर था ना उसमें वेरिएंस नहीं था, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन था। क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि फाइनली हमने इधर तक पहुंचना था तो कैलकुलेटर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ही देता है। लाइक आ रहा था ना 1.8 पॉइंट समथिंग, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन था। अब देखें चूंकि ये केजी स्क्वायर होंगे, इसका स्क्वायर रूट होगा, इसके साथ कैंसिल होगा और केजी में आंसर आएगा। दैट्स व्हाई वी प्रेफर नाउ फाइनली स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि इसके यूनिट वही होते हैं जो बिल्कुल डेटा सेट के। अब देखिएगा डेटा तो फीड है, शिफ्ट 1 4 3, रिमेंबर इसने स्टैंडर्ड डेविएशन देना आपको, वेरिएंस नहीं देना। ये तकरीबन राउंड फिगर में आ जाएगा ना, अगर आप 9 को करेंगे तो ये तकरीबन राउंड, लेकिन अगर हम वेरिएंस एग्जाम में पूछता तो फिर इसको स्क्वायर कर देंगे 66.66 या 67। तो 3 मेथड हो गए, डेविएशन फॉर्म, डेस्क फॉर्म, और ये अगर डेटा ही ना दे एग्जामिनर, आपको वो डेटा ही ना दे, समेशंस दे दे, तो फिर क्या करेंगे? फिर मजबूरी है, फिर तो डेस्क फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने नहीं कहा था कि उसने जी फलां फलां समेशंस दे दी हैं, उसने आपको एन का आंसर दे दिया, समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर दे दिया, समेशन एक्स का आंसर दे दिया एंड सो ऑन। तो फिर आपको तो ये करना ही पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज मैं ना स्टैट्स की ही क्लास को थोड़ा सा प्रलॉन्ग करूंगा और मैथ्स की बेटा आज क्लास नहीं करेंगे हम, क्योंकि मुझे किसी जगह ना अपने रिलेटिव्स पे इफ्तारी पे जाना है, तो मुझे अपने घरों से मेंबर लेके वहां पर पहुंचना है, तो फिर रश हो जाता है, तो हम लेट हो जाएंगे रोजा के से। तो इसलिए मैं आज आपकी क्लास जो है ना वो थोड़ी अर्ली खत्म करूंगा, 20 मिनट के बाद, यानी कि आपकी क्लास आज हम 5 बजे ऑफ कर देंगे। ठीक है जी, मैं इसी को लॉन्ग कर लेता हूँ और मैथ्स का हम फिर बाद में देख लेंगे। तो वेरिएंस और वेरिएंस का प्रॉब्लम भी हमने साथ ही सॉल्व करके स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई भी डेटा सेट जो है, कोई भी डेटा सेट, उसका जो मेजर ऑफ वेरिएशन है, उसका कोई भी किसी भी फार्मूले का मेजर ऑफ वेरिएशन का आंसर नेगेटिव नहीं होगा। किसी भी फार्मूले का मेजर ऑफ वेरिएशन का आंसर नेगेटिव नहीं होगा। कम से कम आंसर 0 होगा, कम से कम 0 कब होगा? फर्ज कर लेते हैं, क्या किया जा रहा है जी, फर्ज करते हैं कि हमारे पास ऐसे ही एक डेटा सेट है और वो जो डेटा सेट है उसमें तमाम रीडिंग ये आ रही है, सेम ही है। अगर रेंज कैलकुलेट करे तो 0, कोई भी कैलकुलेशन करे सब 0 ही आनी है। ये वेरिएंस कर ले, मीन भी 8 आना है, हर वैल्यू भी 8 है, डेविएशन करते जाएंगे स्क्वायर, सारे 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, सब आखिर में 0 तो 0। तो वेरिएंस या कोई भी जो मेजर ऑफ वेरिएशन होता है एनीवन, हर एक मेजर ऑफ वेरिएशन के जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी होगी वो 0 होगी। ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर आप कहेंगे अगर वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा? फर्ज करें यही मैं कर लेता हूँ, चलिए कुछ भी किया जा सकता है। इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो है वो -2 है और मिनिमम वैल्यू -8 है। 6 पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव आ गया। वेरिएंस भी करेंगे ना तो आपको डेविएशन का क्या करना है? स्क्वायर में फिर पॉजिटिव हो जाना है, एब्सोल्यूट में तो वैसे साइन छोड़ने हैं। ठीक है ना, तो हर एक में ये ऐसा ही होगा। तो ये कम से कम किसी भी मेजर ऑफ वेरिएशन का आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं कम से कम हो सकता। इसलिए ये एग्जाम का क्वेश्चन है,
वेरियंस वो दे देता है, कहता जी वेरियंस है 9 kg², एग्जाम में आया हुआ, और नीचे लिखता है स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर। वैसे तो मैथ वाले तो कहते हैं ये प्लस माइनस होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन तो मेजर ऑफ वेरिएशन, अब तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने इसकी डेफिनेशन देखी क्या लिखी हुई है, जरा पढ़ेंगे, पढ़ा किसी ने? मैंने उस वक्त नहीं एक्सप्लेन किया था, अब कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखा हुआ, वर्ड स्क्वायर रूट लिख देते हैं। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, स्क्वायर रूट के बाद पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, जाहिर है नेगेटिव नहीं होता। तो ये एग्जाम का भी क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट है, ये दो चीजें हमने, एक मैंने आपसे मीन डेविएशन डिस्कस किया और एक वेरिएंस, और वेरिएंस के साथ मिलता जुलता स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट अबाउट ग्रुप डेटा? कि अगर डेटा ग्रुप हो जाए, फार्मूला कैसे याद करना है, याद कराया हुआ मैंने आपको। डेविएशन का फार्मूला याद होना चाहिए, ये डेविएशन लेनी है, सम करना है और एन से, ये तो हो गया अनग्रुप में। ग्रुप करने के लिए मैंने आपको एक चीज ये बताई हुई है कि जहां जहां एन लिखा वहां समेशन एफ कर दें, जहां समेशन लिखा हुआ उसके साथ एफ लगा दें, ये बताया ना। ये समेशन है, इसके साथ एफ लगना है, जहां एन है वहां समेशन एफ करना है। ग्रुप डेटा का फार्मूला बन गया, मीन डेविएशन फॉर द ग्रुप डेटा। क्या करना होगा? पहले डेटे का मीन कैलकुलेट करना होगा। ये ग्रुप डेटा है, डेटे का मीन कैलकुलेट कर लिया, फिर डेविएशन लेनी है मीन से, डेविएशन ले ली मीन से, साइन छोड़ देने हैं ना, एफ से मल्टीप्लाई करना। अच्छा ये एक्सरसाइज अब देखें, ये वो चीज है जो कि मैंने शुरू में आपको इस तरह बहुत सारी कैलकुलेशंस करवाई थी। अगर स्टिल कोई कंफ्यूज कर रहा है इस कैलकुलेशन को, ये आपने खुद मैनुअली करनी है, लेकिन अगर आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं तो फिर जो है आप मुझसे पूछ सकते हो कि जी सर ये हमें नहीं इसका आइडिया हो रहा, हम इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। तो बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन एक तो मैंने आपको रिजेम्बलेंस बताई, याद रखने का वे बताया कि जी मीन डेविएशन का तो आपको पता ही है, ये है मीन डेविएशन। और अगर ये ग्रुप डेटे में इसको याद करना है, इसके लिए ना सबके लिए ही, एक तो मैंने कहा इसकी जगह समेशन ऑफ करें, और जहां समेशन लगी है वहां समेशन ऑफ करें। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए समेशन को हाइड करना है, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और फिर सम करना है। 5.22 आ गया। आपने ये जो पेज 18 है, अपनी तसल्ली के लिए ये आपने परफॉर्म कर लेना। अब अगर मैं इधर ही आपको बोलूं वेरिएंस का फार्मूला लिखें, तो अनग्रुप के लिए पहले लिखें, क्या करना था, इसका स्क्वायर करना था, फिर अनग्रुप के लिए आपने लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा है। अगर इसको ग्रुप के लिए लिखना हो, इसके लिए क्या करते हैं, समेशन एफ, यहाँ क्या करना है एफ। देखो किसी तरतीब से फार्मूले याद करो, ठीक है रट्टा तो लगाना ही होता, लेकिन कोई तरतीब तो बनाओ ना। जैसे ये तरतीब याद करोगे ना कि जी एन की जगह समेशन एफ, समेशन और समेशन के साथ समेशन एफ। चले एक एक ही याद कर लें, अनग्रुप के लिए ग्रुप के लिए वैसे याद होते जाएंगे ना। अगले स्लाइड पे मैंने वेरिएंस कैलकुलेट किया, वेरिएंस फॉर द ग्रुप डेटा, ये फार्मूला बनाया मैंने अभी, ये फार्मूला बनाया वेरिएंस फॉर द ग्रुप डेटा। पहले आपको मीन लेना है, फिर डेविएशन लेनी है, स्क्वायर करना है, फिर उसको एफ से ज़रूरत दे देना, कॉलम बन जाएगा, डिवाइडेड बाय समेशन एफ, समेशन एफ 47। दूसरा फार्मूला, दो थे ना, टेस्ट फार्मूला क्या बनेगा, उसको भी ऐसे ही याद करें। 1/n में अनग्रुप के लिए लिख रहा हूँ, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। टेस्ट फार्मूले के लिए मैंने कहा था जहां जहां n आ रहा है वहां समेशन f करेंगे आप, जहां समेशन आ रही है वहां f साथ लगाएंगे। तो टेस्ट फार्मूले से कैलकुलेशन हो जाएगी, होगी ना टेस्ट फार्मूले से कैलकुलेशन। देखिए वही फार्मूला है,
मेरा ख्याल है ये हो गया एक मेथड, ये हो गया दूसरा मेथड, तीसरा यस कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या फीड करना है, एक्स और एफ। क्लासेस दी होंगी उसने, आप उस क्लासेस का पहले एक्स बना दें, मिड पॉइंट्स ना, और फिर एक्स और एफ फीड कर दें। बाकी वेरिएंस का फार्मूला यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का है, बाकी वेरिएंस कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। चले आज यही प्रैक्टिस कर लेते हैं। डेटा ऑलरेडी स्टैट मोड में है और 1 एक्स आ गया, एफ नहीं है। शिफ्ट सेटअप डाउन पेज 4 ऑन, एफ के साथ आना शुरू हो गया। 22 एंटर। साथ साथ भी आप एफ कर सकते हो, लेकिन आप पहले कॉलम में एक्स सारा फीड कर ले, बाद में एफ फीड कर देंगे। 37 42 47 एंड 52। अब जंप कर जाए और एफ लिख दीजिएगा। कर्सर नंबर 1 रो पर आ गई, 148 148 11 15 9 2 कंप्लीट और एस्केप। कहां पर है, शिफ्ट 1 4 3 47 नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। केयर पूरा देखें, मैंने मैनुअल किया, मैंने भी कुछ शायद, लेकिन उसने पूरा 47 आंसर एग्जैक्ट दिया। ठीक है जी, तो 3 ऑप्शन है, डेटा नजर आए ना तो तीसरी ऑप्शन पर सीधा जाना है, कैलकुलेटर पर। अब मैं आपको छोटा सा एक डेटा देना है मैंने, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए, और आपने अभी मुझे सॉल्व करके देना राइट नाउ। जल्दी से अपने कैलकुलेटर सीधे कर लें, सीधे कर लें, शाबाश। कैलकुलेटर आपने सीधे कर लेने हैं, और मैं आपको डेटा देने लगा। उसमें ना एक मैसेज भी है एक्चुअली, यानी कि डेटा देना ना मैंने, तो आपसे मैं जो चीज सॉल्व करवा रहा हूं ना, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। आप क्या करेंगे, एक आपके पास है जी अनग्रुप डेटा, वैल्यूज हैं 2 6 9 10 और 30। 1 2 3 4 5 अनग्रुप डेटा है। आपने इस डेटे का वेरिएंस मुझे कैलकुलेट करके दो। एक तो ये काम करना है। अच्छा अच्छा, अब जरा सेकंड डेटा ले रहे हैं। सेकंड डेटा आपने ये करना है कि जो आपको एक्स दिया गया है ना, इस डेटा का चेंज ऑफ ओरिजिन करना है। याद है चेंज ऑफ ओरिजिन, ऐड सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता था। अब अगर आप देखें तो ये वैल्यू बनेगी 5, ये 6 7 8 9 बन जाएगी, ये 12 बन जाएगी, ये 13 बन जाएगी, और ये 16 बन जाएगी। आपने इसका भी वेरिएंस बताना, डेटा बदल गया ना, डेटा बदल गया, 5 9 12 13 16 हो चुका है, जबकि पहला डेटा था 2 6 9 10 और 13। एक और काम करना है, एक तीसरा डेटा भी लेना है। इसमें आप ऐसा करें कि वैल्यूज को 2 से जरूर दे लें, ताकि वो चेंज ऑफ स्केल भी बन जाए। ये जब होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये जो है वो 12 हो जाएगा, 18 20 और 26। तो आपके पास अब 3 डेटा सेट्स होते हैं। मुझे आपने तीनों के वेरिएंसेस लिखाने हैं, जल्दी से कैलकुलेटर पकड़ ले। और आपको यह भी पता है कि एक ही दफा डेटा एंटर जब कर देते हैं और फिर चेंज करना हो तो कहां पर बैठ के हम चेंज कर देते हैं। तो आपने मुझे तीनों आंसर जो हैं वो करके जल्दी से बता दें।
जी मुझे पहले का आंसर लिखाएंगे आप? सर फर्स्ट का 14। 14, एक मिनट मुझे लिख लेने दो जरा। जी फर्स्ट का 14, सेकंड? फिर सेकंड का भी 14 आया है। सेकंड का भी 14 आया, ओके। थर्ड? 56। 56 आया, ठीक हो गया। पहले का जो आंसर आ रहा है 14, डेटा देखें और है। दूसरे का आंसर 14, डेटा बदला था, आंसर वही है। तीसरे का आंसर 56 है, ठीक हो गया। अच्छा ओके, मेरे ख्याल बाकियों ने भी अगर कर लिया है और इसी तरह के आंसर आ रहे हैं तो ठीक है। आपने अब बेटा मैं क्लास खत्म करने लगा हूँ। आज मुझे, मैंने आपको जैसे कहा था ना, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, लेकिन आपने अब काम क्या करना है, आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा कैलकुलेट करवा लिया है। ये चीज इस पेज को आपने पढ़ना है, इस पेज को आपने पढ़ना है और थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे भी चले जाना है। बस ये कौन सा 21, यानी कि आपने ये इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, इसको समझना क्या लिखा हुआ है। ये इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, इसको समझना क्या लिखा हुआ है। ये तीसरे को पढ़ के ना आपने नहीं समझ आएगी ना, तो आपने इस डेटे पे जाना है। इस डेटे पे भी देखें क्या हो रहा है। एक डेटा था, आंसर सेम, डेटा आंसर सेम, इस डेटे का आंसर डिफरेंट, ये डिफरेंट। आप में भी ऐसा ही हो रहा है। इसमें क्या कर रहा हूं, 100 जमा कर रहा हूं, ओके। ये क्या हो रहा है, ये 2 से ज़रब खा रहा है, ये वाला आ रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई। बस आपने मुझे कुछ बताना है कि जी जब जमा करें तो क्या होता है, जब ज़रब दे तो क्या होता है। देखें कल कौन इसको अच्छी तरह समझ के मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा। तो आपने पेज नंबर 20 और पेज नंबर 21 ये दोनों करनी है। ये लास्ट मैं करवा दूंगा अगर आप इसको कंफ्यूज करोगे क्या है ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मैंने आपसे कैलकुलेशन करवा ली है इस चीज को समझाने के लिए, और अगर ना समझ आए तो जरा इसको भी पढ़ लेना है। मेरा ख्याल है फिर आप अपने डेटे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि कब वेरिएंस बदलता है और कब वेरिएंस नहीं बदलता। ठीक है जी, चले आज आज के लिए फिर इतना ही।